सोनिया ने पीएम को भेजा पत्र। बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत, कोई मशवरा नहीं हुआ है। क्या एजेंडा, क्यों बुलाया सत्र? झूठ बोलना यही डिसाइड करके लोगों के सामने जाता है तो जाने का डिसीजन लिया है, तो मैं उसके लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बढ़ गई बात, बढ़ी सियासत। झूठ मूठ का आप ये जो लूडो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम चर्चा करेंगे संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की सियासत पर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, आरोप लगाया कि बिना विपक्ष से बातचीत किए ही संसद का विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया। उन्होंने संसद के विशेष सत्र में 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग भी की। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा कि आपको परंपराओं का ध्यान नहीं। तो आइए आपको बताते हैं सोनिया ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, उस पर प्रहलाद जोशी ने क्या जवाब दिया, हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया ने लिखा कि विशेष सत्र बुलाने से पहले बातचीत होती है, लेकिन प्रहलाद जोशी ने लिखा कि नहीं, कभी बातचीत नहीं होती, बुलाने के बाद होती। सोनिया ने आरोप लगाया कि ये पहला मौका है जब बिना बातचीत के विशेष सत्र बुलाया गया। तो प्रहलाद जोशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपको परंपराओं का ध्यान नहीं। अब आपको बताते हैं कि विशेष प्लान क्या है। जो दरअसल 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र की शुरुआत पुराने भवन में होगी, लेकिन अगले दिन यानी गणेश चतुर्थी पर संसद के नए भवन में कार्यवाही होगी। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में क्या क्या हो सकता है। दरअसल ये संयुक्त सत्र नहीं है, इसलिए किसी बिल के पास होने की उम्मीद नहीं है। कयास है कि कई प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, जैसे चंद्रयान, G20, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि अब तक कितनी बार और कब कब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। देश के इतिहास में अब तक 5 बार ऐसे मौके आए जब विशेष सत्र बुलाया गया। पहला विशेष सत्र आजादी मिलते ही 14 और 15 अगस्त को बुलाया गया था। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई कमेटी की बैठकें भी शुरू हो गई हैं। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और ये बैठकें पहली बार बैठक हुई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गंभीर सरकार कितनी है इस मुद्दे पर दिख रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। संसद के विशेष सत्र पर पत्र का सियासी चक्र शुरू हो गया है। जिस वक्त विशेष सत्र की तारीख तय हुई, उस वक्त मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों का विशेष सत्र होगा। मुंबई की बैठक खत्म हुई तो इंडिया वाली पार्टियों ने दिल्ली में बैठक की। विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की मंशा और कयासों पर चर्चा की और फिर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सोनिया ने 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की और लिखा, यह पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने की कोशिश की गई। सोनिया की चिट्ठी के कुछ ही देर बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर झूठ बोलना यही डिसाइड करके लोगों के सामने जाता है तो जाने का डिसीजन लिया है, तो मैं उसके लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं। मैं जयराम रमेश को कहता हूं, ठीक है, ऐसे ये जो पैरवी करने का कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव है आप लोगों का, लेकिन कम से कम आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, राहुल गांधी जैसे नहीं है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए।
सोनिया गांधी की चिट्ठी पर प्रहलाद जोशी की जवाबी चिट्ठी को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पूछा, चिट्ठी प्रधानमंत्री को थी तो फिर जवाब मंत्री ने क्यों दिया? बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। माननीय सोनिया गांधी जी से आग्रह करता हूं कि इस सदन के सत्र में उनकी पार्टी भाग ले। जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। पहले भी जब खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को तो जवाब दे रहे थे तेजस्वी सूर्या। अरे भाई, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? ये कौन सी मान्यताएं हैं? कौन सी मर्यादाएं हैं? कुछ तो प्रणाली आप भी फॉलो करेगा। क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय चिट्ठी का जवाब वापस देने में सक्षम नहीं है? सोनिया की चिट्ठी पर सरकार के जवाब ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक बार फिर मोर्चाबंदी का मौका दिया। जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। जो पूछ रहा है वो गलत है कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है। यानी ये इजलास बुलाया गया अचानक, लेकिन अपोजिशन को उसकी पता नहीं कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें बहरहाल इस पर इंदिरा सोनिया ने ऑब्जेक्शन भी किया है और वो ऑब्जेक्शन भी उनका सही है। विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की नाराजगी की वजह समझी जा सकती है। सरकार ने सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उसने काम करना शुरू कर दिया है। पहली मीटिंग बुधवार को हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम सदस्य शामिल हुए। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कानून के तहत जो भी होगा उसके लिए पूरी तैयारी है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार रहते हैं। फिलहाल सरकार G20 में बिजी है। विदेशी मेहमानों के लौटते ही संसद के विशेष सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि 18 सितंबर से शुरू हुए सत्र में 2024 के लिए दोनों ओर से घेराबंदी के लिए क्या क्या दांवपेच सामने आते हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, अरविंद वाजपेयी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में यह लिखा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब विपक्ष से बात किए बिना विशेष सत्र बुलाया गया है। आखिर उसका एजेंडा भी नहीं बताया जा रहा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। वजह क्या है? इतना रहस्य और तिलिस्म उसके चारों तरफ क्यों बनाकर रखा जा रहा है? अलग अलग बातें आती हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी भारत नाम हो जाएगा, सब अलग अलग खबरें आती है, लेकिन कोई तस्वीर, एजेंडा साफ क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की जरूरत आज ये है कि वो संविधान पढ़ें। अनुच्छेद 85 उन्हें पढ़ना चाहिए। सत्र बुलाने का ये जो अधिकार है ये किसके पास है? ये सरकार के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को बताती है और उसके बाद सत्र बुलाया जाता है। और ये पूछा जा रहा है कि जो एजेंडा है वो भी आप हमसे संवाद नहीं करते, चर्चा नहीं करते। ये दो बातें उठाई जा रही हैं। तो आप जान लीजिए, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और कोई भी सत्र बुलाया जाए, चाहे विशेष हो चाहे वैसे सत्र बुलाया जाए, तो उस सत्र बुलाने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में या बिजनेस एडवाइजरी जो मीटिंग है उसके हिसाब से लिस्ट ऑफ एजेंडा पूरा डिस्कस होता है और उसके बाद उसको रखा जाता है। मेरा तो एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अनुच्छेद 85 और रूल 3 लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स है, अगर वो इन्होंने पढ़ा है तो बताएं कि कभी ऐसा हुआ है जब ये सत्ताधारी थे और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, एक बार भी इन्होंने पहले चर्चा करके, सत्र बुलाने से पहले हमसे चर्चा करके तिथि, अवधि, उसमें क्या होगा क्या नहीं, चर्चा का विषय होगा, ये तय किया हो? जब इनकी बारी आए बता दे। मैं आपको बताता हूं, इनका विश्वास जो संविधान है उसमें नहीं है, इनका विश्वास संसद में नहीं है।
नई पार्लियामेंट बिल्डिंग देश के लोकतंत्र को मिली, वो हमारा मंदिर है। हर कोई सम्मिलित हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तो बॉयकॉट कर दिया। ये तो बॉयकॉट वाली पार्टी है। अगर हम विश्वास रखते हैं संवाद में, तो ये विश्वास रखते हैं विवाद में, क्योंकि सोनिया गांधी को कैसे परंपराओं का पता होगा। आपको मैं बताऊं, सोनिया गांधी जी रायबरेली की सांसद हैं। 4.5 साल में वो 2 बार रायबरेली गई हैं। जनता की सेवा कैसे करेंगी? कोविड का संकट आया, वो गई भी नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनकी अटेंडेंस क्या है आपको मालूम है अंजना जी? एक सांसद का तो कर्तव्य है कि वो संसद की जितनी भी सत्र हो उसमें भागीदारी हो उसकी, और वो चर्चा करे। सोनिया गांधी जी की अटेंडेंस है 47%, और राष्ट्र का एवरेज आपको मालूम है अटेंडेंस का क्या है? यह है 79%। उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं उनकी अटेंडेंस का एवरेज है 82%। सोनिया गांधी 47% पे। तो जब संसद जाएंगी नहीं तो परंपराओं का पता कैसे होगा? हर बात पे विवाद उठा देना ये उचित नहीं है। और जो प्रहलाद जोशी जी ने लिखा है उस पत्र में एक और बात खास है। ये सारे मुद्दे जो चिट्ठी में उठाए गए हैं, आप याद करिए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया अंजना जी, तो चर्चा हुई इन सारे मुद्दों पे, और मणिपुर पे भी चर्चा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और राहुल गांधी वहां से भाग खड़े हुए। अब आप मुझे बताइए, जब जवाब सुनने का समय आया तो भाग राहुल भाग क्यों हुआ? आलोक शर्मा, आप जब चर्चा में सम्मिलित नहीं होंगे तो आप जानेंगे कैसे कि क्या तर्क रखना है, क्या संवाद करना है? ये विशेषाधिकार तो है ही ना कि जो सरकार है वो एक सत्र इस तरह का बुला सकती है। अब ऐसे में पूरा सवाल खड़ा कर देना, विपक्ष से बात करो, लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी है नहीं कि बहुत मिलजुल कर दोनों ही तरफ से किसी मुद्दे पर कंसेंसस बनने की स्थिति आए। दूसरी तरफ अगर वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें, या प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों नहीं जवाब दे रहा है, इसके पीछे भी क्या औचित्य है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबसे पहले तो परिस्थिति सबसे ही शुरू कर लेते हैं कि इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। 9.5 वर्षों तक जो सरकार रही, जिसने राज्यों को अपने बिल्कुल किसी भी तरह से एक टीम वर्क के तौर पर नहीं देखा, जिस तरह से राज्यों में गवर्नर्स ने काम किया और जिस तरह से संसद में तमाम सांसदों के माइक बंद किए गए, तो आज ये परिस्थिति पैदा हुई कि पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं पर सहमति का कहीं पर माहौल नहीं है। अब बात आती है, बिल्कुल विशेषाधिकार है, सरकार का विशेषाधिकार है कि वो कैबिनेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को कहें और राष्ट्रपति महोदया जो है वो विशेष सत्र बुलाएं। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया का चिट्ठी जो है वो तो 4 दिन बाद आता है, लेकिन कौन सी संसदीय परंपरा में लिखा है कि जो संसदीय मंत्री हैं वो ट्विटर के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे? क्या ये भी कोई संसदीय परंपरा है? ये भी आर्टिकल 85 में लिखा है कि ट्वीट करके आप पूरे देश को बताएंगे कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आज वो लोकतंत्र का मंदिर है और सब कुछ समझ आ रहा है इनको, लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर में संसद की सबसे बड़े जो मुखिया पद है वो राष्ट्रपति है। उस समय पर जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो राष्ट्रपति महोदया को शायद इस लायक भी नहीं समझा गया कि उनको उस कार्यक्रम में बुलाया जा सके, क्योंकि मोदी साहब वहां पर एक छत्र कैमरा सारा अपने ऊपर रखवाना चाहते थे। आज वो लोकतंत्र का मंदिर याद आ रहा है। लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब 3 काले कानून पास किए। लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब मणिपुर में तमाम घटनाएं हुई और 86 दिन तक मोदी जी खामोश रहे। लोकतंत्र का मंदिर जब याद नहीं आया जब नोटबंदी की और लोग हजारों लाइन में लग गए। लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब कोरोना में जिस तरह से मजदूर ट्रेनों के नीचे कट के मर रहे थे, तब विशेष सत्र याद नहीं आया, तब इनको लोकतंत्र का मंदिर याद नहीं आया। आज 5 दिन का विशेष सत्र है। क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं? क्या ये पूरी तरह से तानाशाही का अमृत काल है? क्या आप देश को नहीं बताएंगे? शून्यकाल खत्म, प्रश्नकाल खत्म, एजेंडा खत्म, कार्यसूची खत्म। क्या होगा? संसद में ये देश को जानने का अधिकार अगर नहीं है तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नहीं, मुझे लगता है 1 नेशन और 1 बिजनेसमैन के ऊपर बढ़ रहे हैं आप लोग। एजेंडा क्या होगा, क्या उसके ऊपर सहमति होगी कि नहीं होगी, क्या ये पूछना गलत है? क्या जिस तरह से ये सरकार पूरे के पूरे एजेंडोज को बुलडोज कर रही है। आप बताइए, मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर 1.5 घंटे तक मोदी जी वहां पर खिलखिलाते रहे, ठहाके लगे मणिपुर के ऊपर, और फिर कहते हैं आप भगोड़े हो गए। अरे भगोड़ी तो सरकार हुई मणिपुर के ऊपर, भगोड़ी ये सरकार के तमाम मंत्री हुए जो वोट मांगने तो मणिपुर जाते थे, लेकिन मणिपुर की जो 2 बच्चियों के साथ हुआ उसके ऊपर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से।
भगोड़ा कौन हुआ वो पूरे देश ने देखा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर शांति आ रही है, वहां आज भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगे थे वहां पर मणिपुर के अंदर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं, कैबिनेट की कब मीटिंग हुई? बीजेपी बताए देश को कि कैबिनेट ने कब इसके लिए संतुष्टि दी कि भाई आप यहां पर विशेष सत्र बुलाया जाए। अभी अभी मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। और एक खास बात और है, संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि स्पेशल सेशन है, राष्ट्रपति महोदया कहती हैं कि स्पेशल सेशन नहीं है, ये केवल सेशन है। तो देश को यही नहीं पता कि सेशन है पार्लियामेंट का या ये स्पेशल सेशन है। कब कहा राष्ट्रपति? दोनों में फर्क है, दोनों के ट्वीट में और चिट्ठी में। तो देश जानना चाहता है भाई ये सेशन है या ये स्पेशल सेशन है, इसका एजेंडा क्या है, क्या ऐसी आफत आ गई है, क्या चीन ने और ज्यादा जमीन कब्जा ली है कि क्या आप उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, या अडानी ने सब कुछ खरीद लिया है इस देश का। बताइए ना आप कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्या एजेंडा है, क्या सीक्रेसी है ऐसी आपकी, क्या आप इस सीक्रेसी को रखना चाहते हैं? देश जानना चाहता है कि देश की संसद है, ये बीजेपी की संसद नहीं है, ये मोदी जी की संसद नहीं है। मोदी जी की संसद नहीं है, देश की संसद है। बताइए क्या छुपा रहे हैं गौरव जी आप लोग? अंजना जी, संसद और संसद प्रणाली का सम्मान ये लोग तो कभी कर नहीं पाते। मैंने तो एक सवाल पूछा था कि जब आप सत्तारूढ़ थे, विशेष सत्र बुलाने से पहले या सत्र बुलाने से पहले आपने कब विपक्षी दल भाजपा से या और पार्टियों से संवाद किया, बात करी, चर्चा करी? उत्तर ही नहीं मिला। मैं इंतजार करता रहा। भाई सोनिया गांधी को गलत ठहरा दिया इन्होंने जब उत्तर नहीं दिया। कम से कम देश के दर्शकों को ये बताते तो कि देखिए सोनिया गांधी जी ने जो लिखा है ये ठीक ही लिखा है, हमने तो बात करी थी, आपने नहीं करी थी। तो पुख्ता हो जाता कि सोनिया गांधी सही कह रही हैं और हम लोग गलत हैं, हमें माफी भी मांगनी पड़ती है। दूसरी बात, मैं चुनौती देता हूं इनको। ये कहते हैं राष्ट्रपति ने कहा है कि ये विशेष सत्र नहीं है। आज तक पे बैठ के अगर झूठ बोलते हैं आप तो ये उचित नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है। प्रमाण लेके आया करिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई है क्या कि राष्ट्रपति ने कहा है कि ये विशेष सत्र नहीं है, दिखा दीजिएगा। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि इसमें गोपनीयता क्यों, इसमें ऐसा क्या है कि बताया नहीं जा रहा। आप प्रहलाद जोशी जी की चिट्ठी पढ़िए। पढ़ने लिखने से कांग्रेस पार्टी का वास्ता अब खत्म हो गया है। अब केवल ट्विटर एक्स खेलते हैं ये। मैं पढ़ के बताता हूं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अंजना जी, और पूरे देश को जानना चाहिए कि भाजपा वो पार्टी है जो संविधान के अनुसार कार्य करती है जी। हमारे मंत्री हैं संसदीय कार्य, उन्होंने क्या लिखा है? सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर परिचालित की जाएगी। मैं ये भी फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्य सूची पहले से कभी भी परिचालित नहीं की गई है। क्या ये उत्तर नहीं है? सोनिया गांधी को क्या ये पत्र नहीं पढ़ना चाहिए? अपने प्रवक्ता को बताना नहीं चाहिए? दूसरी बात, इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, जवाब आया जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का। आप मुझे ये बताइए, मणिपुर भाई गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है ना। अगर अमित शाह जी ने कहा कि बिना समय सीमा के हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप चाहे जितनी देर करिए, कौन भागा था उस चर्चा से? आप प्रधानमंत्री से उत्तर मांग रहे थे, क्यों भाई? क्या मंत्री जवाब नहीं दे सकता? यहां पे अगर ये पार्लियामेंट से जुड़ा विषय है और संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि समय आने पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो नियम है उसके अनुसार सभी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी और पूरा एजेंडा तय हो जाएगा, तो अभी तो करीब 12-13 दिन बाकी हैं। क्या आपको जल्दी है? फिर से वही गलती कर रहे हैं और फिर आरोप लगाते हैं तानाशाही, डिक्टेटर। अरे अगर मंत्री अपना काम कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? हमने तो वो समय भी देखा है अंजना जी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, राहुल गांधी ने कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ दिया, कहा नॉनसेंस। ये इज्जत दी जाती थी संविधान को और जो कार्य प्रणाली थी। ठीक है, इसलिए जवाब आलोक जी दे दें, उसके बाद में अन्य मेहमानों के पास सकारात्मक विपक्ष बनने का प्रयास करिए। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि मणिपुर के ऊपर अगर समय सीमा के अंदर चर्चा की बात नहीं आई होती तो पूरा संसद सत्र पानी की तरह धुल नहीं गया होता। इन लोगों की हठ रवैया था और मैं आज
अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट याद दिला देना चाहता हूं कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। जहां तक संसदीय प्रणाली की बात है, हम प्रवक्ता लोग तो अगर कहीं पर कोई चीज गलत मुंह से भी निकल जाती है, खेद व्यक्त करने से भी हम पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन किस किस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल हमारे तमाम लीडर्स के लिए किया गया है, ये पूरे देश ने देखा है। अब बात आती है कि समय सीमा से हटकर मणिपुर पर क्या चर्चा से ही सब कुछ होना था? क्या लगभग 3 महीने से जो तांडव वहां पर हो रहा था, तमाम मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी, वो सरकार को नहीं पता चल रही थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में 200 से ज्यादा हत्याएं हुई और आज भी 50 से 60 हजार लोग वहां पर किस तरह से वहां पर शरणार्थी बनकर शिविरों में रह रहे हैं, ये सरकार को नहीं पता था। खैर, आज का विषय मणिपुर नहीं है। मणिपुर पर तो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस सरकार ने खामोशी थामी थी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी परंपरा है जो अभी ट्विटर का खेल, गौरव जी मेरे से पूछ रहे थे कि संसदीय कार्य मंत्री ट्विटर पर बता रहे हैं कि विशेष सत्र होगा। भाई विशेष सत्र होगा तो देश को क्यों अधिकार नहीं है जानने का कि क्या एजेंडा है? क्या महंगाई एजेंडा है? क्या बेरोजगारी एजेंडा है? क्या चीन की घुसपैठ एजेंडा है? क्या अडानी एजेंडा है? क्या जेपीसी बनेगी उस पर? क्या जो कम्युनल जिस तरह के राइट्स बढ़ रहे हैं, क्या उस पर किसी तरह की चर्चा होगी? देश को जानने का यह भी अधिकार नहीं है कि चर्चा किस तरह की। अरविंद वाजपेयी जी, छोड़िए आप कांग्रेस पार्टी को, छोड़िए समाजवादी पार्टी को, छोड़िए इंडिया गठबंधन को, आम लोगों के मन में भी तो सवाल आ रहा है ना। अब इस सरकार ने कई बार अचानक कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसका फॉल आउट सबकी निजी जिंदगी पर, आम नागरिक की निजी जिंदगी पर पड़ा है। तो विशेष सत्र आ रहा है, अटकलें एक से एक लगाई जा रही हैं, क्या होगा क्या होगा। आम लोगों के लिए जब इतना क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गया है, उत्साह, बताना चाहिए। छिपाना क्या है? मतलब ऐसा क्या है? देखिए अंजना जी, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता ने चुना है, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से, क्या उनसे संविधान की किसी अनुच्छेद की क्या अवहेलना करती है? सत्र बुलाने का उनको अधिकार है, उन्होंने सत्र बुला लिया। आप उसमें चिट्ठी के जवाब गौरव ने अभी सही पढ़ के सुना दिया कि वो भी आपको लिस्टिंग ऑफ बिजनेस जो होगी वो आपको इतला दे जाएगी। मतलब किस चीज की नाराजगी है, किस चीज की कौतूहल हो रहा है कि भाई हमें अभी बताओ। अरविंद जी, आप नहीं जानना चाहते कि विशेष सत्र में क्या होगा? अधिकार किसका है? अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि अधिकार किसका है? अधिकार सरकार का है। सरकार क्या प्रस्ताव लाएगी, क्या नहीं लाएगी, ये भी अधिकार उसका है। और जब आएगा तो आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा, पूरे देश को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो आप आइडिया लगा सकते हो, जब आप आइडिया सारी चीजों का लगाते हो, कौन सा ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पास हुआ पड़ा है और लोकसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन तो है नहीं। मतलब अटकलें लगानी है तो अटकलें भी जरा थोड़ी ठीक से लगा लेते हैं, तो हो सकता है कि वो वाला बिल भी हो सकता है। देखिए, लेकिन एक बात तय है, और देश की जनता को क्या फायदा सर आपका एनडीए में होने का? कोई भी बिल आएगा, आप भी हम लोग की तरह अटकलें ही लगा रहे हैं, मतलब आइडिया ही लगा रहे हैं ना आप भी। देखो, जरूरत तो नहीं कि परिवार का मुखिया, नहीं, हम क्या कह रहे हैं, परिवार का मुखिया ये जरूरी थोड़ी है कि अपनी जेब की चीजें सारे बेटे को बता दे। कई परिवार के मुखिया नहीं बताते, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बच्चे को श्योर है कि देश हित में जो होगा, देश की जमात के हित में होगा, महिला के हित में होगा, देश की सुरक्षा के। ये अभी आलोक जी दाएं बाएं चले जा रहे हैं, मणिपुर और इधर मुद्दे मिल नहीं रहे इनको। मुद्दे उठाते हैं, पकड़ते हैं, छूट जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर अडानी पकड़ा, फिर अडानी 2 पकड़ा, फिर मणिपुर पकड़ा। ऐसे थोड़ी होगा राजनीतिक में। अगर आप सेल्फ गोल करते जाएंगे, कल एक और मुद्दा इन्होंने सनातन धर्म का उठा लिया था, उसमें जनता को राक्षस भी कह रहे थे। मतलब हम कह रहे हैं कि बड़ी मैच्योर राजनीति की जरूरत है। हमें ये कहने में आपत्ति नहीं होगी कि राजनीतिक बुद्धिमत्ता क्षीण हो रही है, जबकि प्रवक्ता साहब बैठे हुए और अच्छे लीडर भी बैठे हो। लेकिन ऐसे कैसे लड़ोगे? हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं। एक कल इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहता था बूथ कमेटी की चिंता करो, ये इंडिया बनाने से वोट नहीं मिलते। और वो बैठे हुए गौरव जी ये बूथ कमेटी पे लगे हुए। तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर सामने वाला ताकतवर ज्यादा है। अभी जो आपने आइडिया उछाला, आप अपनी ताकत से कैसे, आपने जो आइडिया अभी उछाला, चूंकि विमेंस रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया जा सकता है? भाई बिल्कुल। आप तो देखो, आपने भी अटकलें लगाई, हमने भी अटकल लगाई, लेकिन हमने अटकल लगाई करीबी वाली।
बिल्कुल हो सकता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने कितने काम किए, मैं अगर लिस्ट गिनाऊंगा तो कम से कम 100-150 काम ऐसे किए। स्पेशल पैकेज दिया, स्पेशल फाइनेंशियल उनको पैकेज अलग से दिया, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अलग से दिया। तो वो अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल आते हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा। ठीक है, आपने जो ये आइडिया उछाला है उस पर गौरव जी के पास भी चलेंगे, लेकिन आशुतोष जी से कमेंट लेने के बाद। आशुतोष जी, विपक्ष को क्या अपनी स्ट्रैटेजी रीडिफाइन रीडिसाइड करने की जरूरत है? हर मुद्दे पर अगर आप मतलब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसको लेकर भी प्रश्न खड़े करेंगे कि हमें क्यों नहीं उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता है कि मतलब और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से कई लोग जो उस तरफ है उनको खींचने की कोशिश है ना आपकी तरफ। आप 2024 में यही तो चाहते हैं ना कि जो बीजेपी का वोटर था उसको आप इंडिया गठबंधन की तरफ लाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत सोचकर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। हर बात पर, जैसे कहते हैं ना, हर बात पर कुछ ना कुछ टांग अड़ाना, अटकाना, वो फायदा नहीं देगा। ठीक है, देखिए अंजना जी, परेशानी ये है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं बहुत सीजन नेता हैं, और जो भी सरकार भारत देश में चलती है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो संसदीय परंपराओं का निर्वहन करे। हर चीज नियम से तो नहीं चलता है, और आज तक आपने भी दिखाया कि जितने भी सदन हुए हैं एक्सेप्ट जीएसटी को छोड़ के, उन सब में संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया गया है, विपक्ष को बताया गया है। ना बताए कोई नियम नहीं है, हम जानते भी हैं। हम ये अपेक्षा तो करते हैं कम से कम कि जो भी सरकार चल रही है वो कुछ नियम कायदे कुछ तो तरीके से अपनाएंगी। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार से हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हम सोचते भी नहीं। और यही परेशानी है कि इस देश को हमें नीति निर्धारित राजनीति में आगे बढ़ाना है, व्यक्ति आधारित में नहीं। और अभी बहुत ज्यादा आप मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि इंडिया अलायंस को अटैक कैसे किया जाए। कभी यूसीसी फेंक के देखती है काम हुआ कि नहीं हुआ तो बैकफायर करता है, कभी वन नेशन पे वन इलेक्शन पे तो बैकफायर कर रहा है, कभी एनआरसी पे देख लो, कभी इंडिया का नाम भारत देख लो। देखिए, कोशिश बहुत कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो अटैक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसका कोई उनके पास सॉल्व है नहीं। तो चलो इसी बहाने ये भी काम कर लें। क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक नए सदन, हम कहते हैं बहुत देश की अच्छी बात है, प्रगति है, नए सदन में इतने सांसद बैठेंगे, इतने लोग हैं, नई चीजें हैं। अरे वो किसी एक व्यक्ति का पैसा तो नहीं है ना, इस देश के करोड़ों वोटर्स के, करोड़ों लोगों की पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे से। तो विपक्ष भी जो सांसद चुन के आते हैं वो भी उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोगों के चुने जाते हैं, कोई बाहर से नहीं चुन के आते हैं। तो उनके साथ बैठते हम एक नई सदन में जा रहे हैं, भाई आप प्रधानमंत्री आप ही बैठोगे वहां पर, ओम बिरला जी स्पीकर है आप ही बैठोगे वहां पर। लेकिन इतने अच्छे मौसम को आप उस तरीके से बना रहे हैं कि पता नहीं कौन सा सस्पेंस खोलने जा रहे हैं। मतलब ये संसदीय परंपरा तो नहीं होती है, कम से कम इस देश में नहीं होती है। हाँ, मोदी सरकार चला रही है, कुछ भी कर सकती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने तरीके से अपने घमंड में चूर है, चली जा रही मत चलने दीजिए। हम विपक्ष के नाते उनको आगाह करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। ठीक है, आप उनको घमंडिया कहते हैं, वो आपको घमंडी कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना, प्रधानमंत्री ने, और बार बार मुझे याद आता है 2024 में जो पहला भाषण लाल किले से दिया था वो फौरन मॉनसून सत्र खत्म हुआ था, अगले दिन 15 अगस्त था, और उन्होंने लाल किले से कहा था मैं बहुमत से नहीं सहमति से देश चलाऊंगा। क्या उसमें कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है? अंजना जी, आपने कहा कि हम उन्हें घमंडिया कहते हैं और वो हमें घमंडी कहते हैं। बात यह है कि जनता किसको घमंडिया कहती है। जिस पार्टी की कभी 35 सीटें होती थी, आज लोकसभा में 3 सीटें हैं, तो जनता ने जवाब दे दिया ना वो घमंडिया किसको मानती है। और ये तब है जब मायावती के साथ गठबंधन करके वो आए थे। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, सोनिया गांधी जी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में घमंडिया नहीं कर रहा कोई सहायता। अब मैंने तो सवाल ये पूछा कि पहले की परंपरा बताइए, जब आप सत्तारूढ़ थे और यूपीए का हिस्सा तो समाजवादी पार्टी भी रही यूपीए 2 में, तब कब आपने चर्चा करी विपक्ष से? बताया ही नहीं किसी ने। और ना घमंडिया के जो घटक दल है सपा, उन्होंने बताया। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपा में अखिलेश यादव सांसद थे कुछ समय पहले तक, उनकी अटेंडेंस मेरे हाथ में है, आपको मालूम है 32%।
40% पे तो एक छात्र पास होता है। अखिलेश यादव तो 32% पे थे, मतलब सांसद भी फेलियर रहे। और गरिमा रखी क्या इन्होंने संसद में? आप याद करिए, रमा देवी जी चेयर पे थी, अध्यक्षता कर रही थी। आजम खान जी ने रमा देवी की तरफ देख के बोला, मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, मैं देखता रहूं, हटाऊं ही ना। और अखिलेश यादव बगल में खड़े होके हंस रहे थे। ये वैसे ही है जैसे राहुल गांधी हवाई चुंबन दे देते हैं, कभी आंख मार देते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, आप चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, सकारात्मक सुझाव भी दीजिए, ये सब हिस्सा है एक स्वस्थ लोकतंत्र का। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब आप केवल नकारात्मक राजनीति करेंगे, विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी जी से नफरत है, तो ये जनता भी देख रही है। और मैं एक बात और कहूंगा, आपने कहा, मेरे साथी हैं वाजपेयी जी, उनको कि आपने आइडिया नहीं दिया। अरे आइडिया छोड़िए, यूपीए की सरकार थी अंजना जी, आइडिया नहीं, पत्रकार लोग फोन पे बताते थे किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। और यहां पे विश्वसनीयता देखिए, गोपनीयता देखिए, संविधान की शपथ लेता है मंत्री, प्रधानमंत्री, वो शपथ लेता है गोपनीयता की। क्यों आप किसी भी रूल का उल्लंघन करके बात को लीक करेंगे? ये तो हमारे देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है कि वो सरकार है जिसके कार्य करने का तरीका। राजेश, काफी सफल दौरा। एक सेकंड, आपको टोक रहे हैं। आसियान समिट से प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं इंडोनेशिया में, जकार्ता में। ये आसियान मीट के बाद प्रधानमंत्री की वापसी हुई है। पीएम ने वहां से निकलते वक्त भी ट्वीट किया था। G20 का आयोजन, कल से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है राजधानी दिल्ली में। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति कल पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली पहुंच गए हैं जकार्ता में आसियान समिट अटेंड करने के बाद। आसियान मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ रिश्ते संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी नींवों पर रहे और लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत का, आसियान उसको प्रतिबिंबित करता है। आसियान मीट के बाद जकार्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं। कल से ही तमाम मेहमानों का स्वागत शुरू हो जाएगा। जो बाइडेन भी आने वाले हैं और उसके बाद G20 शनिवार और रविवार को होने वाला है। वापस इस मुद्दे पर आते हुए गौरव जी, अब 2 लाइनों में सिर्फ आप अपनी बात पूरी कीजिए। और वैसे तो मुझे पता है आप कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो आइडिया उछाला था वाजपेयी जी ने, उस पर मुहर लगाइएगा क्या? क्या महिला आरक्षण बिल पास कराने वाली है सरकार? मेरा काम देखिए, मैं आपको बताता हूं, विमेन रिजर्वेशन बिल पे आपको यूपीए की प्रतिबद्धता कितनी थी ये बताना पड़ेगा दर्शकों को। एक हाउस से पास होता है, उसके बाद दूसरे हाउस में वो पेश ही नहीं किया जाता। और संविधान का ज्ञाता होने के नाते अनुच्छेद 107 और 108 में बता दूं कि अगर कोई जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, तो अगर एक हाउस से भी बिल पास है तो उसको खत्म माना जाता है। वो ये नहीं माना जाता कि एक हाउस से वो पास हो गया है। और जो समय सीमा है वो 6 महीने की है। ये दोनों बातों का ध्यान रखते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा, जो भी होगा राष्ट्र हित में होगा। 1, 2, जो भी होगा बड़ा होगा। और तीसरा वो होगा जो जनता स्वीकारेगी और जनता गौरवान्वित होगी। अब बताइए आलोक जी, जो भी होगा देश के हित में होगा, जनता का गौरव बढ़ेगा और सरकार सत्र बुला रही है, तो आपको एजेंडा भी जो सही वक्त है उस पर बता दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैं वही प्रश्न आशुतोष जी से जो पूछा था वो आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या आपको रीस्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है सर? महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि चीन को क्लीन चिट देना भी राष्ट्रहित में था, नोटबंदी भी राष्ट्रहित में थी, 3 काले कानून भी राष्ट्रहित में थे। इनका राष्ट्रहित ही समझ नहीं आ रहा है। देश का कचूंबर निकाल दिया महंगाई और बेरोजगारी से, और ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, बड़ी विडंबना है। चीन को जब क्लीन चिट दी थी तब भी ये राष्ट्रहित में होगा ना। मुझे लगता है चीन के साथ कितनी बार कौन कौन प्रधानमंत्री गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मोदी जी गए हैं।
और मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये फोटो लिखाने से मोदी जी ने जो क्लीन चिट दी है वो धुल नहीं जाएगी। देश के पहले कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी देश को क्लीन चिट दी है, जिस देश ने हमारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है। ये फोटो दिखाने से प्रवक्ता मोदी जी के जो वक्तव्य हैं उनको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि किस किस ने क्या क्या कहा। व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी जी पे की गई। मैं कहना नहीं चाहता कि कौन से देश के प्रधानमंत्री ने अश्लील हरकत तक के इशारे किए हैं और किस गृह मंत्री ने क्या किया है, किस गृह मंत्री ने के बेटे ने कौन कौन सी हरकतें की हैं, और दिल्ली के एक सांसद ने 4 दिन पहले क्रिकेट ग्राउंड पर कौन सी हरकत की है, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। खैर, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सा विषय। ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 9.5 साल से पकौड़े तल रहे थे। 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था ये कदम। महिला आरक्षण आज राष्ट्रहित में है, 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था ये। गजब है भाई, 9.5 साल के बाद राष्ट्रहित बदल गए इनके। यूसीसी या जो भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई हम एमएसपी पर बिल लाएंगे, महिला आरक्षण पर लाएंगे, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लाएंगे। 9.5 साल से तो ये राष्ट्रहित नहीं था, अब राष्ट्रहित हो गया है। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या सीक्रेसी है कि जो राष्ट्रहित में भी है और राष्ट्र को बतानी भी नहीं है। तो ये क्या सीक्रेसी है, क्या गोलमाल है, कौन सी गुगली है ये कि राष्ट्रहित में है। थोड़ा हमें आलोकित कीजिए कि अगर महिला आरक्षण बिल होगा तो क्या हम माने कि इस देश का हर सांसद जो इस देश की संसद में बैठता है पूरे समर्थन के साथ आप लोग सब पास कराएंगे लोकसभा में? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी सबको कराना चाहिए, और सबसे पहले जो पुरुष सांसद हैं उनको कराना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जिस तरह से हमने, क्योंकि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं थी, हम आम सहमति अपने दलों के साथ नहीं बना पाए, लेकिन हमने राज्यसभा में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराने का धैर्य रखा, हिम्मत रखी, साहस रखा। लेकिन 9.5 साल से सरकार गूंगी बनी रही। अगर यही इतने महिलाओं के हितैषी थे तो 9.5 साल से वो बिल वापस क्यों नहीं आया? चलिए मान लेते हैं गौरव भाटिया जी ने अभी वाजपेयी जी की हवा तो निकाल दी कि वो बिल तो कैंसिल हो गया, वो बिल की अब वैधता नहीं है, तो भाई नया ले आते। किसी ने नया बिल लाने से रोका था इस सरकार को? अभी मॉनसून सेशन गया, अभी 10 दिन में राष्ट्रहित जागा है। 10 दिन पहले महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट नहीं था जब मॉनसून सेशन चल रहा था, लेकिन 10 दिन के अंदर महिला आरक्षण आएगा और राष्ट्र का हित होगा, ये अजीब विडंबना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन है, कुछ नहीं है। देश का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के डर से तमाम जो आज के वर्तमान ठीक है, इसी का जवाब आलोक जी दे रहे हैं। देश का ध्यान भटकाया जाए। इंडिया विपक्षी गठबंधन से आप लोग डर गए हैं, जिसकी वजह से ये सत्र बुलाया गया है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन से आप लोग डर गए। देखिए, ऐसा है कि फिर वही बात आती है अंजना जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इटालियन संविधान छोड़ के भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 1 हिंदी वाला जो हमारा संविधान है, हिंदी के संविधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, भारत अर्थात आलोक जी बीच में नहीं, मैं आपको मौका दूं प्लीज सर। हाँ, बीच में नहीं। गौरव जी सुनिए, भारत अर्थात इंडिया, और इनको भारत से नफरत है, इनको सनातन से नफरत है, इनको हिंदू से नफरत है, हिंदू आतंकवाद बता देते हैं। और सनातन पे तो खड़गे जी बोल जाते हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो सनातन का राज हो जाएगा। अरे इतनी नफरत, इतना जहर लाते कहां से हो? कभी खुशबू भी बटोरो प्यार की, मोहब्बत की बात भी कर लो, सकारात्मक बात भी कर लो। हर चीज का विरोध करेंगे, हर चीज का बॉयकॉट करेंगे। और मैं बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी है, उसमें इन्होंने बात करी है किसानों की। एमएसपी 7 साल 8 साल रिपोर्ट आई स्वामीनाथन कमीशन की, इन्होंने लागू नहीं किया, लागू किया। बीच में बोल रहे, बीच में बोल रहे, बीच में नहीं, गलत बात है अंजना जी, मैं समझता हूँ गलत है। नहीं प्लीज आलोक जी नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, और ये मेरा काम है कि मैं सुनिश्चित करूं कि जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोले। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें सर, प्लीज। गौरव जी पूरी कीजिए, मुझे अन्य 2 मेहमानों के पास जाना। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, मैं चिट्ठी में बताता हूं, हर बिंदु पे जवाब ऐसे तो दिया जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि सोनिया गांधी जी को क्या स्थिति है, उसका कोई
अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण पे बताता हूं, महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई पे जब इनकी सरकार थी तो डबल डिजिट का इन्फ्लेशन था, हमारे 9.5 साल में 4.5% रहा। पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान में। एलपीजी आपको मालूम है सब्सिडी 200 रुपए बढ़ाई, उसके बाद भी बिहार में 1050 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। किसानों की बात करते हैं, राजस्थान के किसान की जमीन जब्त हो रही है, जबकि वादा किया था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, क्यों नहीं किया। चीन पे बात कर रहे हैं, एमओयू सार्वजनिक तो कर दो। हम तो ये मांग उठाते हैं, उस एमओयू में क्या लिखा है कि राहुल गांधी जासूस हैं? जी जिनपिंग के जासूस राहुल गांधी भारत के अंदर रह के दीमक की तरह भारत को खाएंगे, क्या ये लिखा है? क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? आज तक के इस मंच से चुनौती देते हैं, अगर कुछ गलत किया नहीं तो उस एमओयू को सार्वजनिक करो। जो रिश्वत ली 1,30,00,000 रुपए की, वो वापस करी कि नहीं करी, ये बताओ पूरे देश को। ये सवाल पूछता है भारत। छोटा सा जवाब आलोक जी, फिर मैं आ रही हूं अरविंद जी और आशुतोष जी। मैं उत्तर देना मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जब चीन पे भी बीजेपी के तमाम प्रवक्ता सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मोदी जी चीन को क्लीन चिट देंगे, इनका मंत्रिमंडल वहां पर जाकर 7-7 मंत्री जाकर वहां पर विजिट करेंगे, इनकी पार्टी के लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, मोदी जी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। अरविंद जी जल्दी से कमेंट आपसे। चीन आ गया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, और प्रधानमंत्री जी को इस बात की पूरी जिम्मेवारी है कि देश की सुरक्षा के लिए हमको कैसे चलना है। ये बार बार चीन कह रहे हैं, चीन के बारे में इनको मालूम क्या है, क्या हालात हैं, किस तरह से 19 मीटिंगें हो चुकी हैं जनरल्स की आपस में, और अभी कहां पहुंच गए। ये बात मणिपुर की कर रहे हैं, मणिपुर में हालात स्थिर होते जा रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कश्मीर की 370 हटाया हमने। नहीं देखिए इंदिरा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब चीन की बात कर रहे हैं तो चीन के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। इनके विदेश मंत्री ने खुद बोल दिया कि हम कैसे बोल सकते हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, और चाइना से ध्यान हटाने के लिए हिडेनबर्ग की नई और फाइनेंशियल टाइम्स की और जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसको हटाने के लिए सारी कवायद है। और चैलेंज की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोजपा के जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, एक शब्द में बोलता हूं, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये बोल के दिखा दे। यहाँ पर गौरव आज इतनी नफरत हो गई। गौरव जी सिर्फ एक लाइन सर, वो कह रहे हैं जीतेगा इंडिया बोल रहे हैं। भारत और इंडिया हमेशा जीता था, मैं बता रहा हूं, भारत और इंडिया हमेशा जीता था और जीतता रहेगा, हमें गर्व है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।